Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topics of chapter number 12, current electricity. First one is the wire wound variable resistors, thermistor and its applications. And third one is the electromotive force or EMF, internal resistance of a supply, electric power. Now students, we are going to discuss about the wire wound variable resistors. Now we know that the formula capital R is equal to rho L upon A, which is the relation between the resistance and length and its area of cross section. Means we know that the length of the wire is directly proportional with the resistance of the wire, and the area of cross section of the wire is in inverse relation with the resistance. Now students, तो इस फॉर्मूले के इस बेसिक पैरामीटर को यानी लेंथ और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, इस बेसिक पैरामीटर को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि अपने वेरिएबल रेजिस्टर बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस जिसका रिलेशन लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट रिलेशन है, तो लेंथ चेंज करने पर रेजिस्टेंस भी चेंज हो रही होगी. तो इस बेस पर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं. नाउ ये हमारे वेरिएबल रेजिस्टर की एक रिप्रेजेंटेशन है, या हम इसको वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर डिफाइन कर सकते हैं. हम अपने वायर की वाउंडिंग कर लेते हैं, इसको वाउंड करते हैं और सिलेंडर शेप मटेरियल पे, और इसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं. और यहाँ हमारे पास ये 3 टर्मिनल्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं. एक तो ये वाला टर्मिनल है जिसको हम अपनी बैटरी से कनेक्ट कर पाते हैं, और दूसरा ये वाला टर्मिनल है. यहाँ आप ये जो कनेक्शन देख रहे हैं, ये जिस पॉइंट पे ये टच हुआ होता है वो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे होते हैं, या वो रेजिस्टेंस हमारी सर्किट में काउंट हो रही होती है. अभी हम इसको एक और फिगर के थ्रू देखते हैं. जैसे कि ये एक हमारा टर्मिनल बैटरी में यहाँ से कनेक्ट होता है, बैटरी का एक टर्मिनल, एक वायर यहाँ से कनेक्ट होता है, और जो दूसरा वायर होता है बैटरी का या टर्मिनल बैटरी का वो यहाँ से कनेक्टेड होता है. तो अब हमारे पास सर्किट जो फॉर्म हुआ है उसमें लाइक हमने ये जो वेरिएबल रेजिस्टर यूज किया हुआ है, तो अगर हम अपने इस पॉइंट को जो कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम इसको वेरी करते हैं, इसको मूव करते हैं, तो ये जो वायर है इसकी लेंथ चेंज हो रही होती है. जैसे जैसे ये लेंथ चेंज होती है, बिल्कुल इसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी चेंज होती है, क्योंकि लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रिलेशन में है. ठीक है, तो लेंथ के चेंज होने पर रेजिस्टेंस में चेंज आता है. इस वजह से हम यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर को ऑब्जर्व कर पाते हैं. नाउ हम इसको एक और टाइप में देखते हैं. ये जो हमारे पास जो फैन के साथ डीमर यूज किए हुए होते हैं या वेरिएबल स्विच यूज किए हुए होते हैं, वो भी बेसिकली रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक बल्ब की एग्जांपल देख रहे हैं जिसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड है, और ये वेरिएबल रेजिस्टर हमारा वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी कि जो लेंथ के चेंज करने पर रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है. अगर हमारे पास सिंपल एक सर्किट है और उससे एक बल्ब कनेक्टेड है और हमने यहाँ पर उसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया है जो कि लेंथ को चेंज करके रेजिस्टेंस को वेरी करेगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ के चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, और ये बल्ब पहले कम ग्लो करता है और फिर उसके बाद जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती जाती है ये बल्ब ज्यादा ग्लो करने लगता है. जब बल्ब ग्लो कम कर रहा है इसका मतलब लेंथ ज्यादा है, मींस के रेजिस्टेंस भी ज्यादा है. इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये बल्ब बंद हो रहा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. और जब ये मैक्सिमम अपने इस पॉइंट पे पहुंच रहा है तो यहाँ मिनिमम लेंथ है, मींस के मिनिमम रेजिस्टेंस है, और बल्ब हमें फुल ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है. Now students, we have simple basic types
of the wire wound variable resistors. Now we have first one as the name rheostats. ये जो rheostats होते हैं ये वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं और हम इनको करंट को कंट्रोल करने के लिए या करंट को चेंज करने के लिए सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो कुछ इस तरह होती है, यानी जो हम अपनी लैब्स में, हम अपने सर्किट में इसकी जो फॉर्म यूज़ करते हैं या ये जिस तरह का बना होता है तो वो कुछ यूँ रिप्रेजेंट हो रहा होता है। इसकी ये टर्मिनल्स कुछ हमें इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। नाउ हम इसकी एक फॉर्म देखते हैं अभी, जो कि कुछ इस तरह है और अभी हम लास्ट अपने जो स्लाइड में डिस्कस कर आए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम अपने बैटरी के एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करते हैं, मींस के करंट सपोज के यहाँ इस ए टर्मिनल से इन हो रहा होता है। अब हमारा ये जो वाइपर है ये जिस पॉइंट पर होता है उतनी लेंथ काउंट हो रही होती है, मींस के उतनी रेजिस्टेंस काउंट हो रही होती है और करंट इन होकर इस पॉइंट से फ्लो करता हुआ वाइपर तक आता है और उसके बाद ये आगे सर्किट में दोबारा इस बी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाता है। यानी जो हमारी लेंथ बनती है वायर की, जो हमारा सर्किट बनता है या उसका कंप्लीट लूप बनता है, वो कुछ इस वाइपर के पॉइंट तक बनता है जहां ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हमारा करंट अगर हम अपने वाइपर को मूव करते हैं राइट और लेफ्ट तो लेंथ के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर हमारे सर्किट में करंट वेरी करता है ड्यू टू चेंज इन दी रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के चेंज करने पर चेंज हो रही है। नाउ ये इसकी एक एनिमेशन फॉर्म है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा वाइपर है, जैसे जैसे ये वाइपर मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो लेंथ है वायर की वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है। नाउ ये वाइपर जहाँ जा रहा है ये फुल लेंथ कवर कर रहा है तो मैक्सिमम आपके पास लेंथ काउंट हो रही है, मींस के मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और अगर इसकी मिनिमम लेंथ है जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस। नाउ हम इसके अब सेकंड पार्ट को या सेकंड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज नोन एज द पोटेंशियल डिवाइडर। नाउ पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स convenient way of getting a variable potential difference from a fixed potential difference. Now students, हम क्या करते हैं कि अपनी रेजिस्टेंस को, अपने वेरिएबल रेजिस्टर को कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सपोज कि हमारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, यानी जिस पर हमारा वाइपर मौजूद है, जो कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस, जहां ये वाइपर टच हो रहा है। तो इसके साथ ये पॉइंट सी है और इसका ये जो एंड पॉइंट है दिस इज पॉइंट बी। नाउ सिंपली अगर हम अपना एक मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्म करने जाएं पोटेंशियल डिवाइडर के लिए तो वो कुछ यूं होगा, वी हैव फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज V is equal to IR, और we can write this formula for this relation as VBC is equal to IRC। यानी हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C देखने जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वोल्टेज जिसको हम यहाँ VBC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस काउंट होगी वो R2 या RBC काउंट होगी, और वी कैन राइट दिस फॉर्मूला as VBC is equal to V upon R। Now ये जो V upon R आ रहा है ये हम ओम्स लॉ से अरेंज कर रहे हैं, जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इस करंट की वैल्यू विच इज V upon R। तो इस V upon R की वैल्यू को हम पुट करते हैं और हमारे फॉर्मूला कुछ यूं हो जाता है, VBC is equal to V upon R into RBC। ये टोटल रेजिस्टेंस है R जो कि डिवाइड हो रही है, और ये वो रेजिस्टेंस है जो कि हमारी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। नाउ अगर हम इसको फाइनली अरेंज करें तो VBC is equal to RBC divided by total resistance which is R into V। Now here we are representing this, the resistance between the BC is RBC,
and the resistance between A and B, which is the total resistance, is R or capital R. Now students, we are going to discuss the thermistors and its applications. Now what is the thermistor? We can simply define it as a resistor made of the semiconductors having resistance that varies rapidly and predictably with the temperature is known as the thermistor. Now students, अगर हम simple words में thermistor को define करते हैं तो thermistor एक heat sensor के तौर पे वर्क करता है, यानी थर्मिस्टर एक हीट सेंसर है जो कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज यानी टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस को चेंज करता है। तो इस तरह इसको एज अ हीट सेंसर सर्किट में यूज़ किया जाता है। नाउ ये हीट सेंसर यानी थर्मिस्टर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम सर्किट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास थर्मिस्टर का सिंबल होता है जो हम अपने सर्किट में ड्रॉ करते हैं। नाउ थर्मिस्टर की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, मगर अगर हम सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो थर्मिस्टर क्योंकि एक हीट सेंसर है इसीलिए इसको हम अपने फायर अलार्म सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब फायर जनरेट होता है तो थर्मिस्टर जो कि हीट सेंसर है यानी टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस को वेरी करता है, तो हम सर्किट अपने डिज़ाइन करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर एक स्पेसिफिक वैल्यू से एक्सीड करता है तो सर्किट हमारा वर्क करता है और हमारे जो भी अलार्म या इंडिकेटर्स होते हैं वो हीट सेंसर या थर्मिस्टर की बेस पर ऑन या ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो थर्मिस्टर है वो हमारे होम अप्लाइंसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, टोस्टर्स, ओवन्स एंड सो ऑन डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल इसकी एक एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारा हेयर ड्रायर है, तो हेयर ड्रायर में जहां हम देखते हैं कि हेयर ड्रायर का काम ही हीट प्रोड्यूस करना है, तो हेयर ड्रायर हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और इसके सर्किट में थर्मिस्टर लगा होता है। जब एक ख़ास अमाउंट तक हेयर ड्रायर हीट जनरेट कर लेता है तो थर्मिस्टर हेयर ड्रायर के सर्किट को ऑफ कर देता है एक ख़ास वैल्यू तक पहुंचने के बाद, यानी एक ख़ास टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद। वरना अगर ऐसा ना हो तो ये कंटिन्यू हीट जनरेट करता रहेगा और कंटिन्यू इसमें करंट फ्लो करता रहेगा, तो ये सर्किट को ऑफ कर देता है। और क्या होता है फिर कि टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर एक लिमिट में रहता है, तो हेयर ड्रायर का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होने लगता है। फिर जब ये नॉर्मल होने लगता है तो ये सर्किट को ऑन कर देता है, तो एक ख़ास अमाउंट में हेयर ड्रायर हीट जनरेट कर पाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो थर्मिस्टर है वो हमारी जो मोटर्स होती हैं, क्योंकि जब वो वर्क करती हैं तो उनसे उनकी वर्किंग की वजह से उनकी वाइंडिंग में हीट जनरेट होती है करंट के फ्लो की वजह से। तो उस हीट को इंडिकेट करने के लिए कि मोटर की वाइंडिंग जो है वो कहीं बर्न ना हो जाए और मोटर कहीं हमारी ख़राब ना हो जाए, तो उसकी इंडिकेशन के लिए, उसको अलार्म करने के लिए हम थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इस सर्किट में देखें तो थर्मिस्टर का सिंबल सर्किट में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एक हेयर ड्रायर है जिसके थ्रू हम हीट जनरेट कर रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे ही हीट चेंज होती है तो ये सर्किट में लगी लाइट को या अलार्म को ऑन कर देता है। तो जैसे ही हीट जनरेट हो रही है, हम ये देख रहे हैं, हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिकेटर है, लाइक यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, जब हीट जनरेट होती है तो थर्मिस्टर टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस को चेंज करता है, और ये लाइट जिसका प्रॉपर हमने एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि टेम्परेचर के चेंज होने पर, रेजिस्टेंस के वेरी होने पर इस लाइट को ऑन कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक of electromotive force or EMF. We can simply define the source of the EMF as
such a device which converts non-electrical energy into the electrical energy is called a source of the electromotive force. Now students, this is the mathematical form of the EMF, which is representing as the work upon charge. Now what is the EMF? We can simply define as the potential at the ends of the terminals of a battery when circuit is open is called electromotive force or EMF. Now students, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है EMF, जिसको हम यहाँ कुछ यूँ समझ लेते हैं कि EMF बैटरी के उस पोटेंशियल को बोलते हैं जब बैटरी सर्किट में यूज़ नहीं हो रही होती, या बैटरी के इनसाइड जो पोटेंशियल होता है उसको हम EMF डिफाइन करते हैं, जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये बैटरी के टर्मिनल्स पे मौजूद पोटेंशियल है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कनेक्ट हो जाता है तो अब यही पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम EMF बोल रहे हैं, ये एज अ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट होता है। नाउ तो EMF बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तो उस वक्त बैटरी के टर्मिनल्स पे मौजूद पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF डिफाइन करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन चार्ज, मीन्स कि यही पोटेंशियल होता है, यही एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारा चार्ज हमारे सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव कर पाता है। तो इनसाइड द बैटरी जो पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल को बेसिकली EMF रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बैटरी के टर्मिनल्स में मौजूद पोटेंशियल जब हमारी बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। Now students, we are going to discuss the sources of the EMF or electromotive force. There are many sources of the EMF or electromotive force. We are going to discuss the few examples of them. First one is the batteries or the cells, which convert the chemical energy into electrical energy. The second one is the electrical generator, which convert mechanical energy into electrical energy. And third one is thermocouples, which convert heat energy into electrical energy. Now the solar cell. Solar cell convert sunlight directly into the electrical energy. These are the few examples of the source of the EMF. Now students, internal resistance of a supply. स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी सप्लाई की, ये बेसिकली इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी बैटरी के इनसाइड चार्जेस को डिस्प्लेस करने में या चार्जेस को जो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं चार्जेस, उस रेजिस्टेंस को बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी ये बैटरी जिस मटेरियल से मिलकर बनी होती है तो चार्जेस को डिस्प्लेस करने पर वो चार्जेस एक रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये रेजिस्टेंस बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। नाउ हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस का एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला I is equal to EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ पर ये जो स्मॉल r है ये इनसाइड दी बैटरी जो हमें रेजिस्टेंस यानी जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल r, एंड कैपिटल R सर्किट में लगे हुए किसी रेजिस्टेंस को लाइक बल्ब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव फॉर्मूला I is equal to EMF. EMF means the potential difference or the potential inside the battery. I is equal to E upon capital R plus small r, or we can arrange this formula as E is equal to I into capital R plus small r. Now
E is equal to I R plus I into small r, where we can write as according to the Ohm's law, V is equal to IR. Therefore, we have IR is equal to E minus IR. Now replacing IR with capital V, so we get V is equal to E minus IR. Now this is the main equation for the internal resistance of a supply. Now if small r is equal to 0, means the open circuit where I is equal to 0, so the equation becomes V is equal to E or EMF of the battery. Now students, we are going to discuss the topic electric power. Now it is simply defined as the rate at which work is done in an electric circuit is called the electric power. Now this is a simple mathematical form for the electric power. Electric power is equal to work done in electric circuit divided by time. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर सिंपल हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को लेके जाने में जो वर्क करते हैं यूनिट टाइम में, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है. नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पावर. इट इज वेरी सिंपल. वी नो दैट the work done is equal to Q into V. Now, where Q is equal to I into T, Q is equal to I into T. Now, this is the definition of the current, which is I is equal to Q upon T, or charge upon time. Therefore, we have Q is equal to I into T, or we are putting the value of Q into this equation. Therefore, W is equal to capital V into capital I into T. Now, we have the formula of the electric power, which is P is equal to work upon time. This is our equation number 1. Now, putting the value of W or work into equation number 1, we get equation number 1 as P is equal to capital V, capital I, T upon T. Now students, यहाँ T से T cancel हो जाएगा. So finally we have P is equal to V into I. Now we are going to arrange this equation in terms of resistance with current and voltage. So we know that the formula which is P is equal to VI. This is our equation number 2. Now according to the Ohm's law, we have formula V is equal to IR. Now, putting the value of V into equation number 2, we get P is equal to IR into I, or P is equal to I square into R. Now, this is the equation representing the electric power in terms of current and resistance, which is P is equal to I into I square into R. Now, this is the another form of the Ohm's law in terms of current. Now, I is equal to V upon R. Now, putting the value of I into equation number 2, we get P is equal to V into V upon R, or we have P is equal to V square upon R. Now this is the formula of the electric power in terms of potential difference and resistance. Now students, we are going to discuss the maximum power output. Now in last slide we have discussed the electric power. Now we are going to discuss the maximum value of power or maximum power output. We can simply define again the electric power. We have the rate at which work is done
in an electric circuit. It is known as the electric power. Now, for the maximum power output, we have the formula P output or power output is equal to V into I. Now, this is the basic relation for the power output or power of the circuit, or we can write in terms of current and resistance, which is P output or P out is equal to I square into R. Now, we have derived this relation in last slide. This is our equation number 1. Here, we know that the I is equal to E upon capital R plus small r. Now, putting the value of I into equation number 1, we get equation number 1 as P out is equal to EMF or E upon capital R plus small r whole square into R. Now, P out is equal to E square capital R upon capital R plus small r whole square. Now, this is the equation number 2. Here, we are going to represent the formula of the A plus B whole square. Using the formula A plus B whole square, which is equals A square plus 2AB plus B square. Or we can write the R plus small r whole square as R plus small r whole square is equal to capital R square plus 2 capital R into small r plus small r square. Now, putting the value of the R plus small r square into equation number 2, we get P out is equal to E square into R divided by R square plus 2 capital R small r plus R square. Now, we can arrange this formula as P out is equal to E square into R divided by R square plus 2R 2 capital R into R plus R square plus 4 capital R small r minus 4 capital R into small r. Now, students, यहाँ हम just 4 capital R स्मॉल r को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर फॉर्मूले को माइनस वाले फॉर्मूले से रिप्लेस करने जा रहे हैं. इसलिए हमने यहाँ 4 कैपिटल R स्मॉल r को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है. नाउ अगर हम इसको अरेंज कर लें, यानी ये जो 4 माइनस 4 कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर है, इसमें से ये 2 कैपिटल R स्मॉल r माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस में टर्म बचेगी जो कि कुछ यूं अरेंज हो सकती है. जबकि ये जो प्लस वाली वैल्यू है 4 कैपिटल R स्मॉल r, ये एज इट इज यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला अब हो जाएगा P इज इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल R अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 capital R into R plus small r square plus 4 capital R into small r. Now, ये फॉर्मूला A माइनस B होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इस इक्वेशन को यूं लिख पाएंगे P आउट इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R इंटू R. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इस फॉर्मूले से मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल सिंपल वे में अगर इस कैपिटल R को इस स्मॉल r के इक्वल कर, यानी सर्किट के रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल R है, अगर ये
इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि बैटरी की होती है अगर उसके इक्वल हो जाए तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और ये एक कंडीशन है कि अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाए तो हमारे पास इस सर्किट की या इस पावर की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है और इस इक्वेशन का वो मिनिमम होगा या फिर हमें मैक्सिमम मिल पाएगा। ठीक है। Now students, today we have a very simple question. The question is, under what circumstances can the terminal potential difference of a battery exceed its EMF?